अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। अच्छा, आज जो हम पास पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज़ मई जून 2019। इससे पहले हम लोग अक्टूबर नवंबर 19 कर चुके हैं। 1 घंटे का पेपर है, ठीक है, यानी कि 30 MCQs आने वाले हैं इस पेपर के अंदर। देखते हैं एग्जामिनर क्या बातें करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से। बोलता है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मेन फंक्शन क्या होता है भाई? इसका मेन फंक्शन होता है रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन या रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। सिंपल। तो यहाँ पे सीधा सीधा पहले ही आंसर है, रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नजर आ रहा है। बाकी और कुछ नहीं है, ना समराइजिंग करना बुक कीपिंग का काम है, इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेटिंग बुक कीपिंग का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है विच डज नॉट रिड्यूस ओनर्स कैपिटल। कौन सी ऐसी चीज है जो ओनर के कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगी? विच डज नॉट रिड्यूस ओनर्स कैपिटल। यस। अच्छा भाई, अब सबसे पहले लिखा हुआ है द बिजनेस एक्सपेंसेस पेड यूजिंग पर्सनल चेक। ठीक है, तो अगर आप कोई भी खर्चा अगर बिजनेस का ओनर के पर्सनल बैंक अकाउंट से करोगे, या कोई भी खर्चा बिजनेस का ओनर के पर्सनल बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के वो खर्चे का पैसा पे करोगे, तो उस सूरत के अंदर बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा होगा रादर देन डिक्रीज। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर करेक्ट है। अगला भी पढ़ लेते हैं। अगले में क्या बोलता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। तो इसका मतलब ड्राइंग्स हो गई, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को क्या करती हैं? कम करती हैं। तो ये तो सही बात नहीं है। गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज, गुड्स निकालनी तो भी कैपिटल कम हो जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड यूजिंग बिजनेस कैश, बिजनेस से कैश निकाल लिया तो भी कैपिटल कम हो जाएगा। तो किससे कम नहीं होगा बल्कि उससे बढ़ेगा कि पर्सनल पैसे से बिजनेस का एक्सपेंस पे ऑफ किया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड रिकॉर्ड या व्हाट वुड बी रिकॉर्डेड बाय अ डेबिट एंट्री इन लेजर अकाउंट। अच्छा, अब ये डेबिट एंट्री इन लेजर अकाउंट बोल रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जिसकी डेबिट साइड पे एंट्री बनेगी? डिक्रीज इन एसेट भाई क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। ये बात सही है। और उसके बाद लिखा हुआ है इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड क्रेडिट एंट्री बनती है, तो ये बात भी गलत है। तो देयरफॉर बड़ा सिंपल सा एक MCQ था, बहुत आसान सा पूछा, पता नहीं क्यों। बट क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज इन एसेट शुड बी अ डेबिट एंट्री इन अ लेजर अकाउंट। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बातें करता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इन अप्रैल मीना सेंड राल्फ लॉरेंस, या राल्फ लॉरेन करके एक ब्रांड है ना, खैर। तो यहाँ पे दोबारा से देखते हैं। इन अप्रैल मीना सेंड राल्फ इनवॉइस फॉर 170, 240, 125 एंड अ क्रेडिट नोट। पहले तो ये देखें, इतनी बात को समझें कि मीना ने भेजी है राल्फ को कुछ इनवॉइसेस। इसका मतलब मीना ने राल्फ को क्या करी होंगी? सेल्स करी होंगी। क्या करी होंगी? सेल्स करी होंगी। इसका एक और मतलब भी ले सकते हैं कि राल्फ ने मीना से परचेजेस की होंगी। अब वो नीचे डिपेंड करता है एग्जामिनर हमसे राल्फ से रिलेटेड सवाल करता है या मीना से। अच्छा, अब इसने जो मीना ने गुड्स भिजवाई थी, पहले 170 की सेल करी मीना ने, फिर 240 की सेल करी, और उसके बाद फिर 125 की सेल करी एंड अ क्रेडिट नोट, और सेल्स रिटर्न हो गई कितने की? और 63 की सेल्स रिटर्न कर ली। उसके बाद बोलता है इन द सेम मंथ Ralph sent Meena a debit note of 70 and a check of 107। ठीक है, what was the balance on Meena's account in Ralph's book। अच्छा भाई, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप कौन है? आप हैं राल्फ। ठीक है, अब आपने ये सोचना है कि आप राल्फ हो, तो देयरफॉर मीना आपकी कौन है? मीना आपका सप्लायर है, या मीना आपकी सप्लायर है। तो आप अपने पास अकाउंट बनाओगे ट्रेड पेबल का, हाँ, ट्रेड पेबल, और आगे उसका नाम लिखोगे मीना, डबल ही था, ठीक है, तो मीना। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये सोचना है, अब आप राल्फ, तो मीना आपको क्या कर रही थी? गुड्स बेचती थी, तो आप उससे क्या करते थे? गुड्स को खरीदा करते थे, यानी कि आप परचेजिंग किया करते थे। तो पहले मीना ने आपको गुड्स बेची थी 170 की, तो आपने 170 की परचेजेस कर ली होंगी। हाँ, तो यहां पे हम लिखते हैं परचेजेस। पहले हमने परचेज करी 170 की,
फिर हमने परचेजेस करी 240 की, फिर हमने परचेजेस करी 125 की, और उसके बाद एक परचेज रिटर्न भी हो गई, परचेज रिटर्न, तो देयरफॉर लायबिलिटी कम हो गई होगी 63 की। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राल्फ सेंट मीना अ डेबिट नोट। अच्छा, डेबिट नोट का मतलब क्या है? राल्फ चाहता है कि, या चाहती है कि $70 की मजीद परचेज रिटर्न हो जाए, लेकिन ये परचेज रिटर्न मैं जब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक मीना इस चीज को रिटर्न करने के लिए अग्री नहीं कर जाती। और मीना जब अग्री करेगी तो मुझे पता है कौन सा नोट भेजेगी, क्रेडिट नोट भेजेगी $70 का, तब मैं अपनी लायबिलिटी कम कर सकता हूं। ऐसे डेबिट नोट भेज के अपनी लायबिलिटी कम नहीं कर सकता। तो देयरफॉर इस 70 को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ये आज ये डेबिट नोट का मतलब है आज मैं राल्फ हूं, मैं मीना को भेज रहा हूं कि भाई मैं तुम्हें ये गुड्स हैं वो रिटर्न करना चाहता हूं। अब अगर वो ये अग्री करेगी गुड्स को रिटर्न करना तो वो मुझे क्रेडिट नोट भिजवाएगी, और जब वो क्रेडिट नोट भिजवाएगी तब मैं मानूंगा कि हाँ परचेज रिटर्न हो रही है, तब मैं लायबिलिटी कम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आगे बोलता है एंड अ चेक फॉर 107, और 107 की मैंने उसको पेमेंट कर दी है, तो इससे लायबिलिटी कम हो जाएगी 107 से। तो अब बोलता है बैलेंस क्या आना चाहिए, तो बैलेंस हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर उठाइए, उसमें लिखिए पहले 170 क्रेडिट साइड के ऊपर प्लस 240 प्लस 125, इसमें से हम माइनस कर देंगे 63 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 107। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, CD बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 365, और यही बन जाएगा हमारा BD बैलेंस 365 का। और BD किस साइड पे बन रहा है? क्रेडिट साइड पे बन रहा है, राइट। तो जब ये क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस बन रहा है तो देयरफॉर इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? 365 क्रेडिट मींस C आंसर होना चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बोलता है ताहिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यास्मीन। ठीक है, तो ताहिर ने क्या करे हैं? गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, किससे? यास्मीन से। हाउ डिड यास्मीन रिकॉर्ड दिस? अच्छा, अब ताहिर अगर परचेज कर रहा है गुड्स तो यास्मीन क्या कर रही होगी? गुड्स बेच रही होगी। तो अब आपने यास्मीन बन के सोचना है। यस, तो यास्मीन बन के अगर आप सोचें तो आप सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री इस्तेमाल करेगी, क्रेडिट पे कर रही है तो सेल्स जर्नल करेगी। अब ये दो आंसर में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो सेल कर रही है तो वो एंट्री क्या बनाएगी? सेल्स क्रेडिट कर देगी और रिसीवेबल को डेबिट कर देगी। तो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? वो सिंपल है, डी आंसर होना चाहिए, सी आंसर नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर सेल्स डेबिट करी हुई है, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा एक एमसीक्यू उसने बीच में पूछ दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बोलता है जेन इनवॉइस्ड जॉन फॉर गुड्स 5000। ठीक है, जेन ने इनवॉइस दी है जॉन को। अच्छा, इनवॉइस कौन देता है? हमेशा सेलर देता है, यानी कि जेन ने सेल्स करी हैं जॉन को, यानी कि जॉन ने परचेजेस करी होंगी जेन से। इतनी बात आपको अब तक समझ आनी चाहिए, 5000 रुपए की। अच्छा, अब आगे बोलता है जॉन took cash discount of 5% and sent Jane a check for the amount। उसको 5% उसने डिस्काउंट लिया और बाकी का चेक भिजवा दिया। Which entry will Jane appear in द कैश बुक? अच्छा भाई, अब जेन किस तरीके से रिकॉर्ड करेगी? सबसे पहले तो जेन ने देखना है कि जेन के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। तो जेन ने इसको सेल्स करी थी 5000 रुपए की, लेकिन इस 5000 में से 5% का डिस्काउंट हो गया तो खाली 95% ही रिसीव हुआ होगा बैंक के अंदर। तो 5000 का 95% पहले निकालते हैं, तो कैलकुलेटर उठाइए, 5000 इंटू 95%, तो ये आ रहा है मेरे पास 4750। तो मेरे बैंक में आ गया 4750, और उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड कितने का हो रहा है? 4750 माइनस 5000, ऐसे ही कर लेते हैं एहतियातन, 250 ही आ रहा है। और यहां पे क्रेडिट क्या कर देंगे? ट्रेड रिसीवेबल जॉन, कितने से? पूरे 5000 से ये एंट्री बननी चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हमें कौन सा नजर आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड होगा 250 से, बैंक में पैसा आएगा। अच्छा, इसमें खाली इसने दो ही बातें पूछी हैं, दोनों बातें ये पहले पार्ट में ही लिखी हुई है। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्काउंट अलाउड 250 एंड बैंक डेबिट हो जाएगा कितने से? 4750 से। ये एंट्री मैंने बना के वैसे समझा दिया है, अगर वो क्रेडिट साइड पे भी क्या आता तो वो यहाँ पे पूछ सकता था। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक एमसीक्यू हो गया। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 7,
After receiving her bank statement, Lynn updated her cash book. Which item would reduce the overdrawn balance in the cash book? ठीक है भाई, आप ऐसे सोचें, लिन है और आपका ओवरड्रॉन बैलेंस है, यानी कि बैंक आपका ओवरड्राफ्ट हुआ है, यानी कि करंट लायबिलिटी के अंदर गया हुआ है। अच्छा, अब वो बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो आपके ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट रिसीव। अगर बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक के अंदर पैसा जमा हुआ है, इसका मतलब ओवरड्रॉन डिक्रीज होगा। क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव, अगर किसी कस्टमर ने आपके बैंक में पैसा जमा करा दिया तो भी ओवरड्रॉन डिक्रीज होगा। डेबिट पेमेंट या डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट के अंदर पैसा आपके पास से जाता है, तो ये बात तो गलत हो गई। तो जो करेक्ट आंसर है वो 1 एंड 2 है, तो 1 एंड 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, मीन्स दिस। ठीक हो गया, तो ये इतनी बात होती है, तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था। अच्छा भाई, फिर आगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग अकाउंट अपेयर इन द लेजर ऑफ शेन। अच्छा, शेन के लेजर है, शेन ने एक लेजर बनाया हुआ है, एफ यू अकाउंट है या फू अकाउंट है, जो भी आप इसको बोलें, कोई फू इनके कस्टमर होंगे या एफ यू होंगे, जो भी बोलें आप इसको। अच्छा, अब आपने सोचना है आप शेन है और आपके पास ये एक अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, $100। तो $100 का मतलब क्या है कि ये बेसिकली, सुनिएगा जरा बात को गौर से, ये बेसिकली एक सप्लायर का अकाउंट मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि शेन जो है वो क्या करता है, वो परचेजेस करता होगा एफ यू अकाउंट से या फू से, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है $100। इसका मतलब क्या है कि भाई शेन ने ये पैसा पे करना है फू को, ठीक है। उसके बाद फिर शेन ने परचेजेस करी 250 की, फिर शेन ने कुछ पेमेंट करी $100 की, और बैलेंस सीडी बन रहा है 250 का। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा भाई, ऑन 1 मार्च शेन वॉज ओड $100 बाय फू। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे शेन ने पैसे ओ नहीं, वो फू पैसे ओ नहीं करता, बल्कि शेन ने पैसा देना है। सही है, शेन ने पैसा यहां पे देना है, तो देयरफॉर ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम बोल देंगे ये गलत बात है। फिर उसके बाद बोलता है ऑन 12 मार्च फू परचेज गुड्स 250 फ्रॉम शेन। नहीं, शेन ने गुड्स खरीदी थी फू से 250 की, तो ये बात भी गलत है। ऑन 28 ऑफ मार्च शेन पेड फू $100 बाय चेक। यस, ये बात बिल्कुल सही है, उसने, शेन ने पेमेंट करी थी फू को $100 की। और उसके बाद बोलता है ऑन 31 मार्च फू ओड शेन। नहीं, अगेन फू ओ नहीं करती बल्कि शेन ओ करता है, तो देयरफॉर ये बात भी गलत है। ठीक हो गया, तो ये एक नॉर्मल सा एक और एमसीक्यू था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में बोलता है आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इट वाज फाउंड दैट अ चेक ऑफ 300 वाज रिसीव फ्रॉम ओलिवर हैड बीन डेबिटेड इन ओलिवर्स अकाउंट एंड क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर आप देखें तो आपका एक कस्टमर था, मेरे ख्याल से उससे आपको चेक रिसीव हुआ था, तो एंट्री बननी चाहिए थी बैंक डेबिट होना चाहिए था, राइट, 300 से। एंड आपका जो रिसीवेबल है ओलिवर था मेरे ख्याल से, वो क्रेडिट होना चाहिए था 300 से। ये तो करेक्ट एंट्री है। आपने क्या कर दिया, रिसीव फ्रॉम ओलिवर हैड बीन डेबिटेड टू ओलिवर अकाउंट, तो आपने ओलिवर को डेबिट कर दिया 300 से और बैंक को क्रेडिट कर दिया 300 से। आपने ये गलती कर दी, अभी तक उसने ये बात बताई हमें। बोलता है नो अदर एरर्स वर फाउंड, कोई और एरर फाउंड नहीं हुए। विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस बिफोर करेक्टिंग द एरर इज करेक्ट। अब वो बोल रहा है कि करेक्शन से पहले कौन सी बात करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर तुम इस एरर को गौर से देखो तो ये कौन सा एरर है, ये एरर ऑफ रिवर्सल है या एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, यानी कि जो चीज डेबिट करनी थी वो क्रेडिट कर दी और जो चीज क्रेडिट करनी थी वो डेबिट कर दी। एग्जामिनर याद रखिएगा करेक्शन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसने लिखा हुआ है बिफोर करेक्शन। हाँ, विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस बिफोर करेक्शन इज करेक्ट। अच्छा भाई, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है अ डेबिट कॉलम वॉज इक्वल टू द अ क्रेडिट कॉलम वॉज इक्वल टू द डेबिट कॉलम। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है और ये वो एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस हो रहा होता है, तो देयरफॉर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। ये बात बिल्कुल सही है, तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन बाकी क्यों नहीं होंगे वो देख लेते हैं। दूसरा में बोलता है, अच्छा ये करेक्ट है तो इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देते हैं, हाँ ये करेक्ट है।
तो इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं, बाकी क्यों नहीं है। द क्रेडिट कॉलम वॉज 300 मोर देन डेबिट कॉलम, नहीं भाई दोनों साइड इक्वल है। और डेबिट कॉलम वॉज 300 मोर देन क्रेडिट, नहीं दोनों साइड इक्वल है। और डेबिट कॉलम वॉज 600 मोर देन, नहीं भाई दोनों साइड्स इक्वल ही होंगी, क्योंकि ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, और एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल इज द एग्जाम्पल ऑफ द एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, देयरफॉर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे अगर इन एरर को सही नहीं किया गया। सर सही कर देंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो बैलेंस ही रहेगा तब भी, करेक्शन के बाद भी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st मार्च, ठीक हो गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च अली पेड वेजेस 42,500 ऑन 31st मार्च 2019, 14,000 वेजेस वर अक्रूड, ठीक है। तो इन्होंने पे कितना करा है इस साल, 42,500 पे करा है, और अभी भी अक्रूड कितना है 1400 का। आपको पता है अक्रूड जो होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। विच जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फॉर द वेजेस टू द इनकम स्टेटमेंट। तो यार आप खुद ही सोचो, इनकम स्टेटमेंट आप डेबिट कर दोगे, ठीक है, कितने से डेबिट कर दोगे, 42,500 प्लस 1400, मैं यहाँ लिख देता हूँ 42,500 प्लस 1400, तो ये हो जाएगा 43,900 मेरे ख्याल से। तो 43,900 से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी एंड वेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि वेजेस साल के आखिर में ट्रांसफर कर दी गई, या वेजेस एक्सपेंस साल के आखिर में ट्रांसफर कर दिया गया इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो आंसर देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये रहा आंसर बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं बात 11। अ ट्रेडर क्रिएट्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वाई डिड ही क्रिएट प्रोविजन। भाई प्रोविजन को क्यों क्रिएट किया जाता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एसेट्स को ओवर स्टेट ना कर दिया जाए, मैचिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए, प्रॉफिट्स ओवर स्टेट ना हो जाए, सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात लिखी हुई है टू इंश्योर दैट मनी वॉज अवेलेबल टू कवर बैड डेट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती, ये बात गलत है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है टू इंश्योर दैट करंट एसेट्स वर नॉट ओवर स्टेटेड, यस ये सही बात है, इस वजह से प्रोविजन कैलकुलेट किया जाता है। टू इंश्योर दैट मैचिंग एंड अक्रूवल प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, ये बिल्कुल सही बात है। टू इंश्योर दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज नॉट ओवर स्टेटेड, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो देयरफॉर 2, 3 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 and 3, 1 only, 2 and 4, ये डी, 2, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है विच आइटम इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर मैन्युफैक्चरर। भाई रिपेयर शिपेयर होता है तो वही होता है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रिपेयरिंग ऑफ मशीन है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बाकी एक्सटेंशन कर लो, परचेज कर लो कोई इक्विपमेंट वगैरह, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, तो इसके बारे में तो कोई खास बात करनी नहीं है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वॉज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। बोल रहा है कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, एक एक्सपेंसेस में जाने वाली चीज को एक एसेट बना दिया आपने, एक क्या बना दिया, एसेट बना दिया। बोलता है इसकी वजह से क्या होगा, तो एक्सपेंसेस में चार्ज नहीं करे तो प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे, ओवर स्टेट हो गए होंगे, इट कैन बी ए और बी, अंडर स्टेट तो नहीं हो सकते। नॉन करंट एसेट के अंदर एक एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट के अंदर डाल दिया तो नॉन करंट एसेट क्या कर दिए होंगे, ओवर स्टेट कर दिए होंगे, तो दोनों चीजें ओवर स्टेट कर दी होंगी। सो देयरफॉर जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ए आंसर है 13 का। आगे देखते हैं, व्हाट कॉज कंप्यूटर इक्विपमेंट टू डेप्रिशिएट। अच्छा याद रखिएगा ये मशीनरी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि उन चीज़ों, मशीनरी बोल रहा हूँ, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, जिन चीज़ों के अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है उनका डेप्रिशिएट होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रीज़न ही होता है, जो सबसे मेन रीज़न होता है। इकोनॉमिकली वो अपनी वैल्यू को खो देते हैं, क्योंकि उन मार्केट के अंदर उनसे ज़्यादा नए ब्रांड आ जाते हैं, तो देयरफॉर इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से वो मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से अपनी वैल्यू को खो देते हैं। ठीक है, भले कंप्यूटर आपने यूज नहीं करा हुआ, नया कंप्यूटर है आपके पास, लेकिन पेंटियम 1 है, आज तक आपने इस्तेमाल ही नहीं करा, डब्बे में रखा हुआ था। आज अगर उस पेंटियम 1 को बेचने जाओगे तो वो बिकेगा, तुम बोलोगे यार ये तो 0 मीटर है, लेकिन कोई नहीं लेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है, इकोनॉमिक रीजंस इतने आ चुके हैं कि अब उसकी जरूरत नहीं है किसी को। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है ऑन 1 जनवरी 2017 वेन परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर 8,000 he decide to depreciate using diminishing reducing balance method 20% per annum। which journal entry did Wayne make at या on 31st of December 2018। अच्छा जी,
जनवरी 2017 में खरीदा तो जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 एक साल हो गया, फिर जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 दूसरा साल हो गया, तो आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो सेकंड ईयर की करनी है, तो हम पहले फर्स्ट ईयर की करते हैं। फर्स्ट, एक सेकंड रुकना, ओके, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सो द एसेट वाज 8000 एंड इस 8000 रुपए के ऊपर हम लगा देते हैं 20%, तो 2816, तो 1600 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा, अब सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे पहले नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम नेट बुक वैल्यू निकालते हैं 8000 माइनस 1600 इंटू 8000 माइनस 1600 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 1280 आ रही है मेरे पास। यार मैंने डायरेक्टली निकाल लिया कैलकुलेटर पे, 1280। तो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 1280। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने करा क्या है, 8000 माइनस 1600 देन 20%, राइट। तो अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, ये बात याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे वो एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस आपकी इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट 1280 से डेबिट हो जाएगी एंड प्रोविजन क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक हो गया, 1280 से उसने यही पूछा था कि क्या एंट्री बनाएगा। सो ये एंट्री बनाएगा और ये मुझे नजर आ रही है पार्ट ए के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है, अ चेक रिसीव फ्रॉम डी पॉसन, a trade receivable was correctly debited to the bank account but was credited to the account of P Dawson, a trade payable। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक कोई डी पॉसन करके बंदे थे और उनसे इन्होंने पैसा रिसीव करा था, लेकिन क्रेडिट किसके अकाउंट में कर दिया? डॉसन। और वो जो डॉसन था वो इनका ट्रेड पेबल था, तो बेसिकली तो इन्होंने लायबिलिटी इंक्रीज कर दी है अपनी। खैर, बोलता है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर। अच्छा, सुनिएगा जरा बात को गौर से। जब आप इस एरर को करेक्ट करेंगे तो पहले तो आपने जो ये पी डॉसन है इसको आपने क्रेडिट कर दिया था, तो इसको आप वापस डेबिट करेंगे, यानी कि आप अपना ट्रेड पेबल क्या करेंगे? कम करेंगे। तो पेबल आपका डिक्रीज होना चाहिए, या तो ये या तो ये। अब बात ये है कि आपका जो रिसीवेबल है उससे उसको क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? वो कम हुआ था तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो वो भी डिक्रीज ही हो जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए ही होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मजीद वाजे करके समझा देता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक कस्टमर था, हाँ, और उससे मुझे एक चेक रिसीव हुआ, ठीक है। बैंक डेबिट करा मैंने, लेट सपोज 1000 रुपए का अमाउंट लिख लेते हैं। मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, यहां मैं पूरा लिखता हूं आपको समझाने के लिए, ट्रेड रिसीवेबल पी पॉसन, ये एंट्री बननी चाहिए थी। मैंने क्या एंट्री बना दी? बैंक डेबिट और ट्रेड पेबल पी डॉसन को मैंने क्रेडिट कर दिया, यानी कि मैंने ट्रेड पेबल को मजीद बढ़ा दिया, हालांकि इससे कोई लेन देन हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जिसको मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दूंगा, यानी कि ट्रेड पेबल पी डॉसन डेबिट हो जाएंगे करेक्शन के अंदर, ठीक है, 1000 रुपए से। और जिनको क्रेडिट होना था ट्रेड रिसीवेबल डी पॉसन, नामों में अंदर कंफ्यूज करता है, क्रेडिट होना चाहिए था, ये करेक्टिंग एंट्री होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो मैंने ट्रेड पेबल को क्या किया है? डेबिट करा, यानी कि ट्रेड पेबल को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गए, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्या किया? क्रेडिट करा, इसका मतलब मैंने ट्रेड रिसीवेबल को भी डिक्रीज करा, यानी कि डिक्रीज हो गए। सो देयरफॉर ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 के अंदर बोलता है विच आइटम आर यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन से आइटम्स हैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं? ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन सेल्स नहीं, कैरेज ऑन सेल्स इस्तेमाल नहीं होता, तो ये बात गलत है, यहीं हट जाएगी बात।
यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेज ऑन परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने में। बाकी में भी पढ़ लेते हैं एहतियातन। कैरेज ऑन सेल्स, यही बात खत्म हो गई। कैरेज ऑन सेल्स कैरेज आउटवर्ड्स होता है जो कि एक्सपेंसेस में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं जाता। कैरेज ऑन सेल्स फिर से उसने जिक्र कर दिया, ये बात भी गलत हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है फातिमा ओपनड अ डिपार्टमेंट स्टोर ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है, तो अभी इन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया। She provided the following information at on 31st December 2018। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। एट 31st December यानी कि साल के आखिर में इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड 16,000 ऑफ विच 75% रिलेट्स टू डिपार्टमेंट एक्स। व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाई के बारे में बोल रही है, डिपार्टमेंट वाई का ग्रॉस प्रॉफिट बता दें। तो यार हम यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट वाई के बारे में। डिपार्टमेंट वाई के बारे में अगर हम देखें तो रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू जो गिवन है दैट इज 60,000, राइट। नाउ वील कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, नाउ शी हैज स्टार्टेड the business in 2018, 1st January 2018, it means that there will be no opening inventory in the question. तो वी विल अज्यूम इट एज 0। अब परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, सो द परचेजेस व 40,000, राइट। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री में उसने ये बोला था 75% रिलेटेड टू डिपार्टमेंट एक्स, देयरफॉर द रिमेनिंग 25% क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी ऑफ डिपार्टमेंट वाई। सो लेट्स कैलकुलेट 16,000 का 25%, करेक्ट। चलो, तो 16,000 करते हैं हम कैलकुलेट। 16,000 इंटू 25%, 4,000। ठीक हो गया। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड बी 36,000। 36,000 माइनस, अच्छा सेल्स के साथ साथ सेल्स रिटर्न्स भी हैं सवाल में, आई हैव मिस्ड देम। सो हम इसमें से ये रिटर्न माइनस कर लेते हैं। 60,000 माइनस 8,000, सो द सेल्स वुड बी या विल बी 52,000, राइट। लेट्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। So it would be 52,000 minus 36,000. 16,000 will be the gross profit of Fatma's business at the end of her first year. So the correct answer would be will be 16,000. ठीक है, चलो, तो ये भी कर लिया हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है Muriel had a bank overdraft of 3280। ठीक है, it means that his bank account was overdraft means current liability था and was owed 2100 by एडा। अच्छा, एडा से क्या करती थी, 2100 ओ करती थी, यानी कि मोरियल को एडा से 2100 रिसीव करने थे। एडा पेड बाय चेक एंड रिसीव 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, एडा ने आपको पेमेंट कर दी लेकिन 5% कैश डिस्काउंट के बाद पेमेंट करी, तो एंट्री क्या बनी होगी, आपके बैंक में पैसा आ गया होगा, 5% लेस करके आया होगा, मींस 2100 का 2100 का सिर्फ 95% रिसीव हुआ होगा। डन, इतनी बात आपको समझ आती है। 5% कम रिसीव हुआ होगा क्योंकि डिस्काउंट दे दिया 5%। सो 2100 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100 इज 1995। सो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 1995 आया। अच्छा, मैंने डिस्काउंट दिया, तो मैंने जो डिस्काउंट अलाउ करा है वो डिस्काउंट अलाउ मैंने कितने का करा है, मेरे ख्याल से 105 का करा है। और जो ट्रेड रिसीवेबल हैं या जो भी रिसीवेबल थे एडा पूरा मेरा खत्म हो जाएगा 2100 से। अच्छा, अब एग्जामिनर पूछता है करंट एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो करंट एसेट्स के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ेगा कि तुम्हारा जो एक करंट एसेट था एडा 2100 से कम हो गया, डिक्रीज हो गया, मींस दिस और दिस, दो में से एक आंसर हो सकता है। फिर बोलता है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज क्या हुई होंगी, इंक्रीज या डिक्रीज। बैंक तुम्हारा कितना था,
3820 का ओवरड्राफ्ट था, लेकिन बैंक में कुछ पैसा आ गया 1995, तो पहले बैंक तुम्हारा कितना था 3820 नेगेटिव था, बट अभी तुम्हारे पास पॉजिटिव पैसा आ गया 1995, तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? सर कम हो गई होगी, तो इसमें से 3820 अगर निकालें तो 18, अब मेरे बैंक के अंदर कितना ओवरड्राफ्ट बचा होगा 1825 का, यानी कि मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई होगी। सही है। अच्छा, मेरी करंट लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई होगी? जितना पैसा मेरे पास बैंक के अंदर आया है। इट मीन्स कि ये भी बात सही हो सकती है, ये बात भी सही हो सकती है। उसके बाद फिर बोलता है कैपिटल। कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? भाई मैंने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होने की वजह से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने की वजह से कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, तो हम इसको अब सही कर लेते हैं। सो द फाइनल आंसर इज सी। ठीक है, तो हम ये सी को मार्क कर देते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है ऑन क्वेश्चन 20, ऑन 1 जनवरी 2019 अ कमीशन रिसीवेबल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि आपको पता है इनकम का अकाउंट हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। इनकम का जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, इनकम ऐसे ही लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, तो बनता है ए, यार मैं कितना कैसे लिखा है मैंने, ओके, ए पी पी ए। अच्छा भाई, अब अगर आप देखें तो यहां पे ये बोल रहा है कि कमीशन का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है उसका। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास, अब जरा सुनिएगा, क्रेडिट बैलेंस का मतलब, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही कर दूं कि यहाँ पे आपके पास पी के अंदर बैलेंस आ रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या है? आपके पास इनकम प्रीपेड में आई हुई है, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आई हुई है, और जो आपकी प्रीपेड इनकम होती है ना, जो आपकी प्रीपेड इनकम होती है, उस इनकम को हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, उस इनकम को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो देयरफॉर अगर हम देखें तो इसके अंदर हम लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, हम लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, और ये कमीशन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग नहीं है बल्कि प्रीपेड है। सो देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर, वी विल इग्नोर सी नाउ। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये बड़ा सिंपल सा एक एमसीक्यू था। अच्छा भाई, आगे नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछता है व्हाट वाज एन एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग एज पार्टनरशिप। पहला बोलता है पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। नहीं, गलत बात है। डिसीजन मेकिंग इज इजी एंड क्विक। नहीं, जब पार्टनर्स होते हैं तो डिसीजन मेकिंग डिले होती है। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, ये बात करेक्ट है, लेकिन एडवांटेज नहीं है। उसके बाद फिर बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, ये एक एडवांटेज है। ठीक है, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यस, ये बात करेक्ट है, बट एडवांटेज वाली बात नहीं है, नुकसानदेह बात होती है लिमिटेड लायबिलिटी होना, अनलिमिटेड लायबिलिटी होना, सॉरी। अच्छा भाई, फिर आगे क्वेश्चन 22 बोलता है अ गोल्फ क्लब सेल्स रिफ्रेशमेंट टू इट्स मेंबर्स, सप्लाईज फॉर रिफ्रेशमेंट वर ओड 250 on 1st January and 400 on 31st December. Payment to suppliers during the year were 2700। ठीक है, तो इसने आपको बेसिकली ये PLCA की चीज़ें दे दी हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट अगर आप देखें तो ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की चीज़ें देता है। PLCA दिया हुआ है, BD बैलेंस दिया हुआ है कितने का? 250 का। CD बैलेंस दिया हुआ है 400 का, और बोल रहा है पेमेंट आपने करी है 7200 की। तो यहाँ से आपको PLCA बना के क्या पता लगती थी, याद है? परचेजेस। तो ये परचेज ऐसे ही निकाल लेते हैं एहतियातन, हमें क्या, 7200 प्लस 400 माइनस 250 ऐसी साइड में निकाल के रख दी, क्योंकि मेरी नीचे नज़र पड़ गई, उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने को बोला हुआ था। खैर, तो परचेज हमने निकाल के साइड में रख दी। फिर आगे बोलता है द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड वॉज $100 लेस देन द इन्वेंट्री एट स्टार्ट। बोल रहा है कि $100 कम थी ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर द ईयर एंडेड। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट बताओ। तो भाई हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज 100 अज्यूम कर लेते हैं। सर 1 लाख भी कर सकते हैं, हाँ आप 10 करोड़ भी कर सकते थे, तो मैंने 100 अज्यूम कर ली, या चलो 100 नहीं करता, फिर आंसर में थोड़ा मसला आएगा, मैं 200 अज्यूम कर लेता हूँ। परचेजेस मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, कितने की आई थी? 7350 की, लेस
क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने बोला था कि $100 कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम $100 ओपनिंग इन्वेंट्री से कम कर देते हैं, यानी कि 200 को 100 बना देते हैं। तो अब हमें यहां से पता लग जाएगी कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट। सो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 7350 कैलकुलेटर में मेरे लिखा हुआ है, प्लस 200 माइनस 100, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 7450 क्वेश्चन 22 का। तो ये इधर किधर है, ऑलराइट, सो हियर इज द आंसर 7450 का, राइट। तो ये एक नॉर्मल सा एमसीक्यू था, हम लोगों ने कर लिया जल्दी से। अच्छा, आगे बोलता है आफ्टर preparation of financial statement of a sports club, it was found that no adjustments had been made for subscription received for the following year। following year मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन, आने वाले साल का पैसा पहले से रिसीव हुआ हुआ है, सही है। तो ये फॉलोइंग ईयर की आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है, करंट ईयर ये साल, फॉलोइंग ईयर आने वाला साल। अच्छा जी, बोलता है हाउ विल करेक्टिंग दिस एरर अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक आपके पास फॉलोइंग ईयर की क्या आ चुकी है, सब्सक्रिप्शन आ चुकी है आपके पास, ठीक है। तो एक एडवांस इनकम आ चुकी है, एडवांस इनकम आने की वजह से आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो होना तो डिक्रीज चाहिए, तो डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट तो बन गई। अब बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करेंगे, एडवांस में जब भी आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाती है तो आप उसको एज एन लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी, ए को छोड़ दिया जाएगा। ए के अंदर ऊपर लिखा हुआ है करंट एसेट होगा, नहीं, सब्सक्रिप्शन एडवांस में आपके पास आई हुई है, तो एडवांस में किसी के एडवांस पेमेंट आई हुई है तो इसका मतलब उधार है बिजनेस के लिए जब तक सर्विसेज नहीं दे देते। क्वेश्चन 24 के अंदर बोलता है अब बिजनेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ग्रॉस प्रॉफिट है। बोलता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ परचेजेस। परचेजेस आपने कैलकुलेट करनी है, तो परचेज कैलकुलेट करने का तरीका ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि है 40,000, परचेजेस जो कि है x, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि है 30,000, तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको नहीं गिवन, बट आपको क्या गिवन है, आपको सेल्स गिवन है 1 लाख की, आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 5,000 रुपए का, तो 95,000 की आपकी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप रिवर्स वर्किंग करेंगे और परचेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं 95,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000, तो ये मेरे पास आ रही है, मैंने क्या करा है, एक सेकंड में जरा देखूंगा, कैलकुलेटर में 950,000 लिख दिया शायद। 95,000 माइनस 30,000 प्लस 40,000, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, एक्स जब आप निकालेंगे 105,000 आएगा, ठीक है। तो ये 105,000 जो आपके पास आ रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, या 105,000, एक सेकंड में जरा देखूं कैलकुलेटर में, यार कोई बटन दब गया है, वेट, 40,000 प्लस 105 ऐसे ही करके देख लेते हैं ना, माइनस 30,000, नहीं ये 1,15,000 बन रहा है, नहीं ये 105,000 नहीं होगा आंसर। दोबारा कर लेते हैं, 95,000, 1 लाख और 5,000 ही है ना, ठीक है, 95,000। अच्छा भाई, $95,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000, 85,000 आ रहा है आंसर। कैलकुलेटर रिफ्रेश करना पड़ा, तो 85,000 बन रहा है आंसर, ए, ओके। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर, हो गई बात खत्म। अच्छा भाई, आगे बोलता है अ लिमिटेड कंपनी का सवाल आ गया। अ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 1 जनवरी को इन्होंने बता दिया ऑर्डिनरी शेयर्स आपने इशू करे हुए हैं, उससे आपके पास 2 लाख आया हुआ है। रिटेन अर्निंग्स आपके पास जनवरी यानी ओपनिंग में 12,000 रुपए की है। प्रॉफिट आपने 43,000 का करा, जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए ट्रांसफर करे। अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, 10% का डिविडेंड दे दिया। व्हाट वाज द रिटेन अर्निंग, अच्छा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स निकालनी है, ठीक है। तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स कैसे निकलेंगी, अब यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स,
तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स हमारे पास कितने की हैं, 12,000 रुपये की हैं। अच्छा, इसके अंदर हम ऐड कर दे देंगे प्रॉफिट, जो भी आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर करा था वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आपने प्रॉफिट जो इसके अंदर करा है वो 43,000 का करा है, ठीक हो गया। फिर इसमें से आप लेस कर देंगे जो आपने ट्रांसफर करा है जनरल रिजर्व के अंदर 10,000, वो माइनस हो जाएगा। और फिर आप इसमें से माइनस कर देंगे डिविडेंड्स, तो आपको पता लग जाएगा आपकी रिटेन अर्निंग्स कितनी है। अच्छा, डिविडेंड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 10% दे रहे थे 2 लाख का, ठीक है, तो 2 लाख पे 10% लगा लेंगे, एहतियातन लगा लेते हैं। 2 लाख का 10%, तो ये बन रहा है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये ये डिविडेंड के माइनस कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा आपकी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, राइट। सो लेट्स डू दिस। 12,000 प्लस 43,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000। सो आंसर आ रहा है यहाँ पे मेरे पास 25,000, और इसको कैलकुलेट करके ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अच्छा भाई, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में बोलता है What was not included in statement of changes in equity of a limited company for the year ended 31st March 2019। बोल रहा है कि एक आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, और उस चेंजेस इन इक्विटी 2019 की बनाई है आपने। कौन सी चीज होगी जो उसके अंदर नहीं लिखी हुई होगी। एन इशू ऑफ एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्कुल लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। उसने पूछा है कौन सी बात नहीं लिखी होगी, ये तो लिखा हुआ होगा क्योंकि शेयर इस साल इशू करें। इंटरिम डिविडेंड्स पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑन 1 नवंबर 2018, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यस इसी साल की बात हो रही है, सेम साल की बात हो रही है, बिल्कुल इंटरिम डिविडेंड्स भी रिकॉर्डेड होंगे इसी सॉसी के अंदर। अब प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड, यस प्रोपोज्ड डिविडेंड कभी भी सॉसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते, बल्कि ये आने वाले साल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और अ ट्रांसफर मेड टू जनरल रिजर्व बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ होगा। सो द करेक्ट आंसर है सी, प्रोपोज्ड डिविडेंड्स, ठीक है। अच्छा भाई, आगे देखते हैं। आगे बोलता है अब बिजनेस sales are 100,000, the expenses are 30,000 and profit for the year was 20,000। what was the gross profit to sales ratio। तो पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, आपको एक्सपेंसेस दिए हुए, एक्सपेंसेस के अंदर अगर तुम प्रॉफिट्स को ऐड कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, यानी कि 30,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस ऐड करो तो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है, 50,000 आ जाएगा, राइट। अच्छा भाई, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिख देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। तो 50,000 का मेरे पास ये आ गया। बोल रहा है कि 50,000 का जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकालना है। तो बड़ी सिंपल बात है, 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितने की हैं, 1 लाख की हैं, तो ये 50% आंसर आ जाएगा। बी, डन, खत्म बात। नॉर्मल सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है अब बिजनेस प्रिपेयर इट्स अकाउंट ऑन द बेसिस दैट इट विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन द फोरसीबल फ्यूचर। तो भाई आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ऐसा काम करें, तो बोलता है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दे दें इसको, बोले भाई ज्यादा बात नहीं करेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बात करने को बोलता है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी पेज पे ही है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 के अंदर बोलता है अ चेक पेड बाय अ बिजनेस फॉर फ्यूल फॉर द डिलीवरी व्हीकल वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, बोल रहा है कि एक चेक पे किया गया बिजनेस की तरफ से पेट्रोल डलवाने के लिए डिलीवरी व्हीकल पे ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस की डिलीवरी व्हीकल थी। A check paid by the business owner for fuel for his own motorcycle was not recorded in the books। और बोल रहे हैं कि भाई ओनर ने जब अपनी बाइक में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाया, बाइक की है ना मेरे ख्याल से, मोटरसाइकिल, यस, अपनी बाइक के अंदर ही अगर पैसे अपने पैसे से पेट्रोल डलवाया तो उसको बिजनेस ने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन बिजनेस ने जब बिजनेस से पैसा निकाल के बिजनेस की डिलीवरी व्हीकल के अंदर पेट्रोल डलवाया तो उसने रिकॉर्ड किया। तो भाई एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, दोनों की रिकॉर्डिंग अलग अलग होनी चाहिए, दोनों का एक दूसरे से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए। डन। So it means that the answer would be A, that is owner's entity concept।
ठीक है, तो इट मीन्स दैट ओनर्स एंड द बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो ये अभी बात क्लियर होती है। क्वेश्चन 3D देखते हैं। बोलता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रीजंस फॉर यूजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आईएएस की इसके अंदर। अच्छा भाई, सबसे पहले बोलता है इट हेल्प्स व्हेन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज, यस दिस इज द रीजन। ठीक है, तो ये तो रीजन है, उसने बोला नॉट द रीजन। इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यस दिस इज द रीजन, बिल्कुल सही बात है। नैरोज द एरियाज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कंपनीज, यस दिस इज द रीजन। मेक्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस टाइम कंज्यूमिंग, नहीं भाई टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, टाइम तो लगता है इनमें बनाने में, बात समझ आती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो आई होप कि हम लोगों ने ये इसके 30 MCQs थे इसके पेपर के, तो ये हम लोगों ने करे, आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन व्हाट्सएप मी और हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।